हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो पिछले कुछ वीडियो से कई सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि मैं जॉर्डन पीटरसन के ऊपर रिएक्ट करूं। मैं उसी बारे में होने वाला ये वीडियो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू लुक एट टॉप 5 कोट्स फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन एंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे इन ऑल ऑफ दोस, राइट। सो आज उसी से शुरुआत करते हैं। पहला कोट जो इनका है, ये कहते हैं, I don't tell people you are okay the way you are. That's not the right story. The right story is you are way less than what you could be. अब आजकल ये बड़ा चलन चला हुआ है ये कहने का कि you are okay the way you are. और इससे ज़्यादा खतरनाक स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकती। आप अगर किसी से सच में प्यार करते हैं तो आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, और अगर आप उसे यही दिलासा देते रहेंगे कि वो जैसा है वैसा ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उसे बेहतरी की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे। तो क्या सच में आप उसका भला चाह रहे हैं? और अगर आप उसका भला नहीं चाह रहे हैं तो फिर आपका उसकी संगति का उद्देश्य क्या रह गया? फिर आप उसकी संगति कर ही क्यों रहे हैं अगर आपकी संगतियों में बेहतर नहीं हो रहा? तो संगति का उद्देश्य यही होता है ना कि आप जिसकी संगति कर रहे हैं आप उसकी सहायता करें बेहतर होने में, और वो आपकी सहायता करे बेहतर होने में। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर संगति की ही क्यों जा रही है? और मैं जानता हूँ कि लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नियंत्रण के बाहर की होती हैं, जिस पर आप काबू नहीं पा पाते। लेकिन वैसी सिचुएशन में भी जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान देना, उसे और बेहतर करना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, कड़वाहट पे सरेंडर कर देने के बजाय। तो हर एक सिचुएशन में आप जिसकी भी संगति कर रहे हैं उसे बेहतरी की तरफ बढ़ाना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ये जो स्टेटमेंट है, यू आर ओके द वे यू आर, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है, और इसीलिए इस स्टेटमेंट को बोलने से मना कर रहे हैं जॉर्डन पीटरसन। असल में इस स्टेटमेंट से जो हानि होती है वो ये होती है कि भाई बदलने में तो कष्ट होता ही है ना। हम जिन ढर्रों पर चले आ रहे हैं उन्हें बदलने में कष्ट तो होता ही है। हमने उन्हीं ढर्रों पर अपनी पूरी ज़िंदगी बनाई हुई है, तो अब उन्हें बदलने की बात आएगी तो कष्ट तो होगा ही। तो जो आलसी लोग हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते या जो कष्ट से बचना चाहते हैं, उन्हें एक बहाना मिल जाता है जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके सामने बोल देते हैं तो। और अक्सर फिर कारण ये दिया जाता है, हम किसी और के लिए क्यों बदलें? हाँ, किसी और के लिए मत बदलो, पर अपने लिए तो बदलो, अपनी भविष्य के लिए तो बेहतर बनो। आपकी संभावना जो आपको बुलाती रहती है उसके लिए तो बेहतर बनो। पर ये ओछी क्रांतियों में जुड़ने वाले अक्सर बड़ी चीज़ों से मुकर जाते हैं, बड़ी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरीके के स्टेटमेंट की आड़ में वो लोग अपना आलस और अपनी कड़वाहट और अपना रिलक्टेंस टुवर्ड्स मीनिंगफुल एक्शन उसको छुपा जाते हैं। तो ये डेंजर है ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलने से। और मुझे तो कई बार ये आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आता, ये जो तुम बदल गए वाला आर्ग्यूमेंट होता है। मतलब भाई इंसान है ना, इंसान जीवंत इंसान, वो बदलेगा नहीं तो और क्या करेगा? पत्थर थोड़ा ना है। समय के साथ तो हम लगातार बदलते ही रहते हैं। मायने जो रखता है वो ये होता है कि क्या आपकी बदलने की दिशा सही है कि नहीं। अगर दिशा सही है तो बदलना शुभ है, अच्छी बात है कि आप बदल रहे हैं। बदलने से फिर कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग बार बार ये बोलते रहते हैं तुम बदल गए तुम बदल गए, मुझे तो ये आर्ग्यूमेंट ही समझ में नहीं आता। क्यों ना बदले? और ये जो हमारी एग्जिस्टेंस के साथ लोनलीनेस जुड़ी हुई होती है इन सम सेंस, तो हमें किसी ना किसी की संगत करने की जरूरत तो पड़ती ही है। तो क्यों ना फिर ऐसी की संगत किया जाए जिसकी संगति में आप बेहतरी की ओर बढ़ें और आपकी संगति में वो बेहतरी की ओर बढ़े। ऐसे लोगों की संगति करने का फायदा ही क्या, जो आपको आपकी कमियों के साथ ही रखे रहने देना चाहते हैं, आपकी कमियां हटाना ही नहीं चाहते, आपसे सच बोलना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए ज़रूरी है लोगों को ये नहीं बोलना कि यू आर ओके द वे यू आर,
और उतना ही ज़रूरी है लोगों को ये बोलना कि यू कैन बी वे मोर देन यू आर राइट नाउ। हमारी सबकी संभावना असीमित है। गॉड नोज वट वी कैन बी इफ वी put all our attention and all our efforts in the right direction. So why not encourage people in that direction? Why not push them towards becoming better so that they can help themselves and help their family and help the society and help the greater community? तो अब दूसरे कोट की तरफ आते हैं। कहते हैं, no one gets away with anything ever. So take responsibility for your own life. हमें अक्सर लगता है ना, और मुझे भी ये कुछ समय पहले तक लगता था, कुछ समय मतलब काफ़ी समय पहले तक, कि जो कर्मफल का सिद्धांत है ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। ये असल में है क्या? कई सारे लोग हैं जो फरेबी और मक्कारी का जीवन जीते रहते हैं, पर देखने में तो ऐसा ही लगता है कि उनकी ज़िंदगियां हंसी खुशी कट रही हैं, उन्हें कोई समस्या तो है नहीं। तो फिर मैं ये सोचता था, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। ऐसा कभी कभी होता भी है कि आपको अपने किए का फल मिल जाए, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात, पर वो बड़ा ही, अगर आप स्थूल रूप से देखेंगे तो बड़ा ही चांस की बात होती है, रैंडमनेस की बात होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्थूल रूप से देखने में, बाहर से देखने में फरेबी और मक्कारी का जीवन जीते रहते हैं, पर उनकी ज़िंदगी पर बहुत कोई असर पड़ता नहीं। तो ये सवाल हमेशा दिमाग में घूमता रहता था मेरे भी, और घूमना लाजमी भी है। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि जिस आयाम पर हम चीज़ों को देख रहे हैं वो आयाम गलत है। ये बात स्थूल नहीं है, ये बात सूक्ष्म है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई मक्कारी का जीवन जी रहा है, तो वो जैसे ही आपने एक चुनाव किया जिसमें आपने जानते हुए मक्कारी की, वहां से आपके जीवन में डर बैठ जाएगा कि कब आपकी मक्कारी बाहर आ जाएगी, और आप उस डर के साथ पूरा जीवन जिएंगे। और अगर डर के साथ जीवन जीते जीते ही आपने सारा जीवन काट दिया, तो फिर आपने बचाया ही क्या? असल में जो सबसे कीमती है वो तो समय है ना, और अगर समय ही डर में बिताया तो फिर बचाया क्या? यहाँ पर एक फ़र्क है जो हमें समझना ज़रूरी है। ये फ़र्क है गलती का और पाप का। गलती की जाती है अनजाने में, आपको पता नहीं है, आप अबोध हैं और आपने कुछ कर दिया। तो समाज के तल पे भी गलती के लिए माफ़ी मिल जाती है, और एग्जिस्टेंशियल लेवल पे भी गलती के लिए माफ़ी मिल जाती है। लेकिन पाप उससे बिल्कुल अलग चीज़ होती है। पाप का मतलब होता है आपको पता था गलत था और तब भी आपने कर दिया, और उसकी माफ़ी नहीं मिलती। एग्जिस्टेंशियल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं मिलती। अगर आपको पता था कि कुछ नहीं करना चाहिए और आपने तब भी कर दिया, तो जैसे मैंने कहा, वो डर आपको लगातार सताता रहेगा कि कब आपकी मक्कारी बाहर आ जाएगी। और हो सकता है चांस की बात है ना भी आए, पर डर में तो आपने अपना पूरा जीवन काटा ही है ना। तो ऐसे इसीलिए जॉन पीटरसन कहते हैं, नो वन गेट्स अवे विथ एनीथिंग एवर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी लें। वाई इज ही सेइंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ? क्योंकि ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी लें हमारे हर एक एक्शन की। कुछ भी यूं ही नहीं होता, अरे कर दिया क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ हो थोड़ा ना जाएगा। नहीं, अगर आपको पता है कि कुछ गलत है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टिकिंग विथ व्हाट यू नो इज़ राइट। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे कभी कभी मैं बात करता हूँ, वो औसतन 4 से 6 घंटे दिन के इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं। अब उनमें से कुछ हैं जिनके चांस की बात है कि उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, पर फिर सवाल यही है ना कि क्या नंबर अच्छे आ जाना इस बात का मार्कर है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं? जितना समय वो 4 से 6 घंटे वो वहाँ पर व्यर्थ गवा दे रहे हैं, उसमें वो कितनी नई चीज़ें सीख सकते थे, कितना बेहतर बन सकते थे, पर उनकी अपनी संभावना तो उनसे और दूर होती जा रही है ना, जैसे जैसे वो समय बिताते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जानबूझकर कुछ गलत किया और आप उससे बच गए, यू गॉट अवे विद इट,
तो it's high time that you ask yourself very honestly, is your life going great really? Are you really what you want to become? Are you realizing your own potential? If not, then you are paying the price. तो इसीलिए वो कह रहे हैं, no one gets away with anything ever, so we need to take responsibility for our lives. और यहाँ पर ना ये बात न्यूरोलॉजिकली भी सही है. दिक्कत ये होती है कि जब आप 4 से 6 घंटे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं, तो वो जो डोपामिन किक मिलता है आपको उसकी आदत पड़ जाती है. उसके बाद जब आप वापस करते हैं, तो क्योंकि अब उतने डोपामिन का ब्रेन आदती हो चुका होता है, तो ब्रेन को अब और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, तो और ज़्यादा देर के लिए आप फिर रील स्क्रॉल करते हैं. और ऐसे कर करके आप अपने आप को एक नेगेटिव फीडबैक लूप में बांध देते हैं, जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू नो दैट समथिंग इज़ रॉन्ग एंड शुड नॉट बी डन, अवॉइड डूइंग इट. तीसरा कोट है, कहते हैं डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट यू डू नॉट वांट टू बिकम. अब ये भी दूसरे कोट से ही जुड़ी हुई चीज है. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम गलत जीवन जीते चले आए लगातार, पर जब बड़ा क्षण आएगा तो हम उठ के अचानक से सही फैसले ले लेंगे. नहीं साहब, ऐसा नहीं होता. हमारा मन ढर्रों पे ही चलता है ना, हमारा मन आदतों का गुलाम होता है. और अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर करके अपने मन को गलत आदतें डलवा दी हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी आपने उन्हीं गलत ढर्रों और गलत आदतों के ऊपर खड़ी की है, तो सही क्षण आने पर, ज़रूरत का क्षण आने पर ऐसा नहीं होगा कि आप सही एक्शन ले पाएंगे. डॉस्टोयेव्स्की का कोट है, men can get accustomed to anything and I think that is the best definition to man. और ये इतनी अच्छी, इतनी सही बात है कि जब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गलत ढर्रों पर ही जीते जीते बिताई है ना, तो जब ऐसा क्षण आता है जहाँ पर आपको सही कर्म करना भी होता है, तो आप कहते हैं यार इतना कष्ट कौन करे, इतना मेहनत कौन करे, उन सारे ढर्रों को तोड़ना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी. तो हम कहते हैं चलो चलने दो, ऐसे ही क्या करना है. तो हम अपनी ही कष्ट के आदती हो जाते हैं. और अगर कोई ये सोचता है, और ये सोचना चाहिए भी, कि इतने सारे लोगों के साथ जागृति जैसा कुछ घटता क्यों नहीं, बहुत ही मध्यम जीवन, जैसे धीमी आंच पर जल रहा हो जीवन, वैसा जीवन जीते हुए भी कभी उन्हें एहसास क्यों नहीं होता कि वो कुछ बहुत भारी गलती कर रहे हैं. उसका कारण यही है, वो आदती हो जाते हैं. हम बीमारी के आदी हो जाते हैं. और बीमारी से जब हमारा मोह हो जाता है, जब हम अटैच हो जाते हैं, जब हमें प्यार हो जाता है बीमारी से, कौन सेहत की ओर बढ़े. फिर ज़िंदगी बहुत बड़े झटके भी देती है, तो भी कुछ ही लोग होते हैं जो उस झटके से भी सीख जाते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि सीख गए थे. पर ज़्यादातर तो उन्हीं डरों पर चलते रहते हैं. विक्टर फ्रैंकल इस बात को बहुत अच्छे से समझाया करते थे. वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप्स में कई सारे लोग थे जो इतने बर्बर कंडीशंस में होने के बावजूद भी अक्सर जब उनकी वो बातें सुना करते, तो उन्हें यही पता चलता कि ये बस अगले टाइम के में खाने में क्या मिलने वाला है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं. और अगर वो कभी उन कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकल पाए, तो वो क्या बना के खाना चाहेंगे, इसी की बात कर रहे हैं. वो उस पूरी कंडीशन को चेंज करने की बात नहीं कर रहे. तो अगर वैसे कंडीशंस के हम आदी हो सकते हैं, तो फिर तो हम किसी भी चीज़ के आदी हो सकते हैं ना. और इसीलिए यही इंसान का सबसे बड़ा कष्ट है. आप कह लें इसका कुछ बायोलॉजिकल यूटिलिटी है, पर इसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम किसी भी चीज़ के आदी हो सकते हैं. मैन कैन गेट अकस्टम्ड टू एनीथिंग. मुझसे कई सारे लोग कहते हैं, हम आपके रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, पर ये जो यूट्यूब पे आप बड़े बड़े वीडियो बनाते हो, ये हम देख नहीं सकते, इतना धैर्य नहीं है हमें. छोटी छोटी वीडियोस बनाओ ना, 2-3 मिनट के. मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ उनको, मैं कहता हूँ हाँ, ये आपकी अपनी निजी व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है ना, ये तो पूरी पीढ़ी की दिक्कत है.
इन सोशल मीडिया ऐप्स ने आपको छोटे छोटे 60 सेकंड के रील्स दिखाकर ऐसा ट्रेन कर दिया है कि कोई भी प्रोफाउंड डीप आइडिया आपसे डिस्कस किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री, लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर पढ़ा होता है या कुछ अच्छे लोगों को सुना होता तो आपको समझ में आता कि किसी भी डीप और प्रोफाउंड आइडिया को डिस्कस करने के लिए समय लगता है। 60 सेकंड में डिस्कस नहीं किए जाते वो। और फिर अब आप देखिए कि अगर कोई डीप और प्रोफाउंड आइडिया कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, कोई डीप प्रोफाउंड वीडियो देख ही नहीं रहा, तो उस आइडिया से जो डीप प्रोफाउंड एक्शन निकल सकता था वो भी नहीं निकलेगा। डू यू सी हाउ वी आर domesticated, how we are being forced to live an animal like life, and we do not even take cognizance of it, let alone realize it. It's a grave threat. So that's what he's warning us about. He's saying, do not practice what you do not want to become, because if you practice what you know to be wrong, you will become what you know to be wrong. हम जॉर्डन पीटरसन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोशियो पॉलिटिकल बात तो करना जरूरी है ही। अगला कोट है, कह रहे हैं, men and women aren't the same, they won't be the same, that doesn't mean they can't be treated fairly. असल में हम ना मर्दों और औरतों के बीच के फ़र्क को सही से समझ नहीं पाए, और क्योंकि हम इनके फ़र्क को ठीक से समझ नहीं पाए तो हम डुअलिटी के दो अलग अलग एक्सट्रीम्स के बीच में झूलते रहते हैं। या तो हम मर्दों और औरतों को हाइपर सेक्शुअलाइज्ड आइडियल्स की तरह पेश करके मार्केट में दिखाते हैं ताकि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं, या फिर हम औरतों से कहते हैं कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो यू नीड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक मैन। बोथ ऑफ दीज आइडियाज आर वेरी वेरी डेंजरस। हम मर्दों और औरतों को रियल रहने ही नहीं देते। जो रियलिटी के साथ जीने वाले मर्द और औरत हैं उनके बीच में हमेशा फ़र्क होगा ही। क्यों फ़र्क होगा? उसका पार्टली बायोलॉजिकल, पार्टली इवोल्यूशनरी कारण है। भाई प्रकृति है, प्रकृति ने उनके शरीर को बनाया है। प्रकृति के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देयर रोल्स इन नेचर आर क्वाइट डिफरेंट। तो उनका हार्मोनल स्ट्रक्चर, उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होगा ही, तो इसी की वजह से उनका टेम्परामेंट भी अलग होता है। जब जॉर्डन पीटरसन इस बात को समझाते हैं तो वो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, women are more agreeable than men. Now why are women more agreeable? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शुरुआती कुछ साल में तो उसका माँ के साथ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सबसे ज़्यादा ख्याल माँ ही रखती है। तो अगर माँ अग्रीएबल नहीं होगी तो बच्चे का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाएगी। तो ऐसे अलग अलग फ़र्क होते हैं, और अगर हम इन अलग अलग फ़र्कों को नहीं समझते तो हम कभी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे which are fair to both men and women. And that is why this biological difference has to be considered. संभावना के तौर पर अगर आप देखें, आध्यात्मिक तौर पर आखिरी संभावना अगर आप देखें तो उसमें हम सब एक ही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। पर प्रैक्टिकल यूटिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो फ़र्क है, और इस फ़र्क को एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। तो अब आखिरी कोट पर आ जाते हैं, और ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कोट है। तो ये कहते हैं, हैप्पीनेस इज़ अ पॉइंटलेस गोल। एंड दिस मिसकंसेप्शन दैट हैप्पीनेस इज़ वर्दी ऑफ बीइंग द गोल ऑफ लाइफ इज़ इन माई एस्टिमेशन द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ दिस एरा। It's so wrong in so many ways, and it is so ill-informed that it is actually humorously embarrassing. ये इतने तरीक़ों से गलत है, ये समझाने के लिए हमें पूरा एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा, पर अगर संक्षेप में समझाने की कोशिश करूँ तो वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने पहले भी बात की है द्वैत के सिद्धांत की। द्वैत का एक सिरा दूसरे सिरे के बिना मौजूद नहीं होता। द्वैत के दोनों सिरे एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। तो जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है वो समय के साथ निश्चित है, ये बात तय है कि पुरानी हो जाएगी, उससे खुशी मिलना बंद हो जाएगा या मिट जाएगी। तो जब उससे खुशी मिलना बंद हो जाएगा और आप खुशी की इतनी तलाश में हैं तो फिर एंड में आपके पास बचता क्या है? sorrow and elongated periods of grief, that's it. तो ये दिक्कत होती है
जब आप खुशी को सबसे ऊंचा दर्जा दे देते हैं, व्हेन यू मेक हैप्पीनेस द गोल ऑफ योर लाइफ, दैट्स द प्रॉब्लम। आप इस दुनिया को अगर ईमानदारी से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जितने सारे लोग खुशी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, उन्हें गम के उतने ही गहरे गड्ढे में भी गिरना पड़ता है। जितनी ज़्यादा खुशी की तलाश, उतना लंबा गम का काल भी, उससे पहले और उसके बाद। तो ये दिक्कत होती है व्हेन यू मेक हैप्पीनेस द गोल ऑफ लाइफ। और इसी से जुड़ा हुआ एक और स्टेटमेंट भी है, आजकल बड़ा पॉप फिलॉसफी में चल रहा है, वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। सीरियसली, रियली, ये इतना खतरनाक स्टेटमेंट है। हम सब ने किसी न किसी तरीके से एनकाउंटर किया ही है बुलीज को। उन्हें खुशी इसी चीज़ में मिलती है कि वो बच्चों को परेशान कर सके, अलग अलग तरीके से सता सकें। तो खुशी मिलती है तो उन्हें इसे जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। साइकोपैथ्स होते हैं, किलर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उन्हें मज़ा इस चीज़ में आता है कि वो लोगों को कष्ट दे सके, कई बार लोगों को मार सके। तो क्या ये जीवन का गोल बनने लायक हो गया? ऐसे घटिया स्टेटमेंट से यही तो दिक्कत होती है। जो चीज़ जीवन का गोल बनने लायक है नहीं, हम उसी को ही जीवन का गोल बनाकर बैठ जाते हैं। कई सारे लोग हैं जिन्हें दारू पीकर खुशी मिलती है, ड्रग्स पी लेकर खुशी मिलती है, तो उसे जीवन का लक्ष्य तो नहीं बनाया जा सकता ना। मुझे खुशी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, पर खुशी को जिस स्थान के वो काबिल है उसी स्थान पर रखा जाना ज़रूरी है। उसे गलत स्थान नहीं दे सकते आप। और ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये हर समय खुश रहने की खुजली क्या है भाई। हर समय पता है कौन खुश रहता है? मेनिएक्स खुश रहते हैं। खासकर अब थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल आइडिया है ये कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसका जो राइट साइड होता है, वो नेगेटिव इमोशन कंट्रोल करता है। तो जिनके राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डैमेज हो जाता है, उनको नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस ही नहीं होते, तो वो हर समय खुश रहते हैं। और खुशी एक्साइटमेंट देती है, खुशी आपको और ज़्यादा इम्पल्सिव बनाती है। और आप एक बार ज़िंदगी में इम्पल्सिव रहकर एक दिन बिताकर देखिए, आपको पता चल जाएगा हर समय खुश रहने में क्या दिक्कत है। एंड इट इज़ सो ब्लडी एग्जॉस्टिंग। हर समय आप खुश रह भी नहीं सकते। आप एक दिन में कितने घंटे पार्टी कर लेंगे? एक हफ्ते में कितने दिन पार्टी कर लेंगे? हर समय एक्साइटेड रहना बहुत ज़्यादा थकाऊ काम होता है। तो उस सेंस में भी हर समय खुश नहीं रहा जा सकता। इसलिए भी ये मांग गलत है। जो हमें जिंदगी में सच में चाहिए वो कहलाता है मीनिंग। हमें ऐसा कुछ चाहिए जो कि जब कष्ट का समय आए, जब दुख का समय आए, जब जिंदगी हमारी तरफ चुनौतियां फेंके, तो ऐसा कुछ हमें जिंदगी में चाहिए जो हमें इतना बल से भरे कि हम सीना चौड़ा करके उन मुश्किलों के सामने खड़े रहें। और जब हम उन मुश्किलों का सामना कर रहे हों तो एक पल को भी हमारे भीतर एंगर, रिजेंटमेंट, बिटरनेस ये सब ना आए। ऐसा कुछ चाहिए हमें जिंदगी में। और अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, उसके रास्ते में अगर यू हैपन टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट एट द एंड happiness is only acceptable in pursuit of a noble goal. Otherwise, it is more dangerous than beneficial. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये थे टॉप 5 कोट्स जॉर्डन पीटरसन के। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधियों से शेयर कीजिएगा। जिनको आप चाहते हैं कि वो इस वीडियो को सुने, उनसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।